हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डाइजेशन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने बोन डिसऑर्डर, जॉइंट्स, इन सब का अध्ययन किया था। तो आज हम डाइजेशन सिस्टम को देखते हैं। तो नाउ द स्टार्ट टॉपिक डाइजेशन सिस्टम। देखो, डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का मतलब यही है कि एक तरह से एक जटिल प्रोसेस है, जिसमें हम देखें बेसिकली तो इसमें भोजन के जो जटिल अवयव होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तब्दील किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हार्मोन की सहायता से भोजन को तोड़ा जाता है। जो भोजन के जटिल अवयव होते हैं उनको छोटे छोटे रूपों में बदल दिया जाता है और शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डाइजेशन सिस्टम, देखो, भोजन के जटिल पोषक अवयव को विक्रों की सहायता से सरल रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, और शरीर द्वारा क्या कहलाया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, अपने पाचन कहलाता है। यानी कि भोजन के जो जटिल बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तब्दील किया जाता है और शरीर द्वारा इंजेक्शन किया जाता है, यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें स्वांगीकरण। एक हम ये भी देखने को शब्द मिलता है आगे कि स्वांगीकरण होता क्या, यानी कि एसिमुलेशन, यानी कि अवशोषित पोषक तत्वों का, यानी कि जो भी अवशोषित पोषक तत्व होते हैं उनका प्रयोग शरीर के जीव द्रव्य निर्माण प्रक्रिया में करना एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सब का शरीर द्वारा अवशोषित करके उसका निर्माण किस में किया जाता है, जीव द्रव्य निर्माण में किया जाता है। ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। ठीक है, आगे हम देखें कि मानव शरीर में भोजन गमन पथ किस प्रकार से होता है। यानी कि जो मानव शरीर है तो उसमें जो भोजन का जो मूवमेंट है, जो भोजन की जो यात्रा है, एक तरह से अपन इसे बोल सकते हैं, वो किस प्रकार से होती है। देखो, सबसे पहले भोजन की बात करें तो सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाता है, जिसे बकल कैविटी कहते हैं। फिर उसके बाद भोजन जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद जाएगा ग्रसिका में, फिर ग्रसिका के बाद जाएगा अमाशय में। अमाशय में यहीं पर एक छिद्र पाए जाते हैं, दो, जैसे अपन बोलते हैं अवरोधनी वॉल्व, जिसके द्वारा इसे जॉइंट होती है। फिर इसके बाद अमाशय से ग्रहणी, यानी कि छोटी आंत का भाग होता है जिसे डुडेनम कहते हैं, वहीं भोजन जाता है और यहीं पर ये जुड़ी रहती है किसके द्वारा, जठर निर्गम पथ के द्वारा। फिर ग्रहणी से ये अपने जुड़ा होता है अग्नाशय, पित्ताशय और लीवर, और ये जो जुड़ा होता है यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे स्पिंक्चर ओडी कहते हैं। ग्रहणी इसी के द्वारा जुड़ी रहती है। फिर जुजेनम में जाता है पार्ट, और फिर अपने लास्ट छोटी आंत का भाग होता है जिसे शुद्धांत्र कहते हैं या फिर इलियम कहते हैं। इसके बाद इलियम छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, और बड़ी आंत का जो पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं सीकम। ये छोटी और बड़ी आंत का जो संधि स्थल होता है उसे अपन बोलते हैं सीकम, यानी कि बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये छोटी आंत इंटेस्टाइन जिसे अपन बोल सकते हैं। तो छोटी और बड़ी आंत का जो संधि स्थल जहाँ से जॉइंट होती है, गोला गुंबदाकार संरचना होती है जिससे जॉइंट होती है, जिसे अपन बोलते हैं सीकम। सीकम एक तरह से वह है हमारी बॉडी का अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स जिसे अपन मुख्यतः जनरली तौर पर अपेंडिक्स या परिशेषिका भी कहते हैं। फिर इसके बाद कोलन आता है, वृद्धांत्र जिसे अपन कहते हैं, फिर मलाशय, फिर गुदाद्वार भोजन निकाल, जो भी इंडाइजेशन पार्ट होता है वो एनएस द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। देखो, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पहली बात तो यह है कि हमें हमारे जो पाचन तंत्र की बात करें तो सबसे पहले हमें बकल कैविटी होती है, यानी कि जो हमारी मुख गुहा होती है उसमें हमें एक लंबी संरचना दिखाई देती है जो मुख से स्टार्ट होके एनस तक लंबी पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल है
और फिर दूसरा पार्ट है हमारे डाइजेशन सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएगी, ठीक है, दूसरा लीवर आ जाएगा, ठीक है, तीसरा पेनक्रियास। ये तीनों ही हमारी क्या होती है, डाइजेशन सिस्टम ग्लैंड्स पाई होती है। अगर हम डायग्राम की वजह से भी देखें तो हमें ये संरचना देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, ये जो पार्ट है एक ह्यूमन का डायग्राम बना रहे हैं हम, लिया है। तो ये जो हमारी चीज़ है जिसे अपन कहते हैं बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये है हमारी मुख गुहा। ये फेरिंग्स हो गई है, ग्रसनी ये ग्रसिका, फेरिंग्स ये इसोफेगस, ठीक है। और यहीं से इसके दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है, जिसमें एक तो फूड पाइप होता है और एक श्वसन नलिका होती है। ये जो पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, यानी कि चेस्ट वाला जो पार्ट होता है इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, यानी कि। और ये डायफ्राम आ जाता है और यहाँ से ही आहार नाल एक बैग नुमा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन बोलते हैं स्टोमच, यानी कि हमारा जो अमाशय होता है। फिर यहीं से हमारी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, इंटेस्टिन, ये इस प्रकार की संरचना होती है। और यहाँ पर जो छोटी और बड़ी आंत का जो कॉन्टैक्ट स्थल होता है इसे अपन बोलते हैं अपेंडिक्स या फिर अंधकोश या सीकम। फिर बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में हमें कॉलन दिखाई देते हैं इस प्रकार के। ये कॉलन भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो असेंडिंग और ट्रांसवर्सर और एक डीअसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग की संरचना की बात करें तो यूँ होता है, और ट्रांसवर्सर की संरचना, और फिर ये डिसेंडिंग। इसके बाद रेक्टम या नासी, एनस हो गया, ठीक है। अब आगे देखें टंग के बारे में। देखें हमने बकल कैविटी में, देखो हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले बकल कैविटी में हमें देखने को मिलती है टंग। टंग हमारे शरीर में एक तरह से जो ऑर्गन है मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशियों द्वारा बना हुआ एक अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और ये एक बोन से अटैच होता है जिसे अपन बोलते हैं हायोड बोन, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन ये भी देखें कि हमारे शरीर में एकमात्र बोन यही है जो किसी भी दूसरी बोन से अटैच नहीं है, यानी कि किसी प्रकार से किसी भी बोन से कोई कांटेक्ट नहीं है। बाकी अगर हमारे शरीर में अगर बोन्स की बात करें तो सभी बोन एक दूसरे से किसी न किसी से कांटेक्ट है, लेकिन हायोड बोन किसी भी प्रकार से किसी बोन से कोई कनेक्ट नहीं है। तो नॉट अटैच्ड अदर बोन, कौन सी बोन, हायोड बोन, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें, यह हमारी जीभ जिसे अपन टंग बोलते हैं, टंग का डायग्राम है। देखो हमारे टंग की बात करें तो टंग हमारी एक रफ संरचना द्वारा तैयार होती है, यानी कि रफ स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि हमारी जीभ जो होती है एकदम खुरदरी सी होती है, रफ होती है। क्यों, क्योंकि भोजन को आसानी से मूवमेंट करा सके, भोजन को लसलसा और इधर उधर घुमा सके। अगर ये रफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो भोजन बोलस टाइप संरचना में नहीं होगा, यानी कि भोजन का टुकड़े और इसके अलावा भोजन को आसानी से नहीं घुमा पाएगी। क्योंकि अगर भोजन आसानी से नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर रफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो भोजन टंग द्वारा फिसलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो संरचना पाई जाती है इन्हें हम बोलते हैं पेपिला। देखो ये भी कई प्रकार के होते हैं। पेपिला रेज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि एक तरह से ये रेज स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि खुरदरे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जिसमें कई सारे टेस्ट ट्यूब ग्रुप ऑफ सेल होती है, यानी कि बहुत सारी टेस्ट बर्ड ग्रुप ऑफ सेल होती है। जिसमें से हम सबसे पहले देखें पेपिला के बारे में बात करें तो पेपिला एक रेज स्ट्रक्चर होता है जिसने हम पेपिला कहते हैं। तो फर्स्ट पेपिला जिसे अपन कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला की बात करें तो ये है फिलीफॉर्म पेपिला, जो कि छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं एकदम, जिसकी वजह से हमारी जो टंग होती है एकदम खुरदरी होती है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मली तौर पे टंग की अगर सफाई नहीं करते तो उस दौरान भी हमें वाइट दिखाई देती है, तो वो इसी की वजह से दिखाई देती है, फिलीफॉर्म पेपिला की वजह से। ये सबसे छोटे होते हैं और सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी अबडंट होते हैं।
लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की कोई टेस्ट बड्स उपस्थित नहीं होती, यानी कि नो टेस्ट बड्स। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें फंजीफॉर्म पेपिला, ये वाले ये दिखाई दे रही इस प्रकार की स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिला, इसे इसमें क्या होती है, टेस्ट बड पाई जाती है, यानी कि इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है। तीसरा अपन बोलते हैं फोलिएट 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 पेपिला। फोलिएट पेपिला की अगर अपन बात करें तो यह एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट एडल्ट ह्यूमन बट चिल्ड्रन प्रेजेंट, यानी कि बच्चों में उपस्थित होती है लेकिन एडल्ट में अनुपस्थित होती है। चौथी प्रकार की बात करें तो सर्कमवेलेट पेपिला। सर्कमवेलेट पेपिला जो कि हमारी जो टंग दिखाई दे रही है, इसमें जो या राउंड की मोस्टली बात करें तो ये संख्या में 12 होती है, और लास्ट में टंग का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वहीं जो दिखाई देती है सर्कमवेलेट पेपिला जिसे अपन कहते हैं। इसमें टेस्ट बड सबसे अधिक पाई जाती है, मैक्सिमम किसमें, सर्कमवेलेट पेपिला में। इसके अलावा अगर हम टेस्ट बड की बात करें तो सबसे आगे बात करें तो मीठे का एहसास कराती है, कॉर्नर में नमकीन और बीच में खट्टापन और लास्ट में कड़वापन, ये हमारे टंग के बारे में। और टंग की बात करें, इसके अलावा टंग हमारे भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है, फूड को स्मूथ, इसके अलावा बोलने में मदद करती है, और पेपिला जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो भोजन को लसलसा और बोलसनुमा संरचना में तब्दील करने का भी कार्य कौन करती है, टंग करती है। नेक्स्ट हम देखें सल्वायरी ग्लैंड्स। सल्वायरी ग्लैंड्स की बात करें, यानी कि जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, सल्वायरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो होती है हमारी बकल कैविटी जो होती है, बकल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम में हम अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सल्वायरी जो ग्लैंड्स होती है, ये जो हमारी बकल कैविटी होती है, तो अगर सल्वायरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये 3 देखने को मिलती है, पेरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबल्स ग्लैंड्स। पेरोटिड जो ग्लैंड्स होती है, जो हमारी बकल कैविटी होती है, उसके बाहर की तरफ अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक सबसे छोटी ग्लैंड होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जिसे पेरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। फिर हमारी जो टंग होती है उसके नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। उसी के नीचे थोड़ी और आगे जबड़े की तरफ नीचे पाई जाती है, उसे सब मैंडिबल्स ग्लैंड्स कहते हैं या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। अगर हम देखें जीभ के नीचे वाला पार्ट, अगर हम जीभ को मोड़ के देखें तो हमें स्मूथली पार्ट महसूस होता है, जिसे अगर हम उसको दबाएंगे तो लार का स्त्राव होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये सब लिंगुअल की वजह से होता है। इसके अलावा ये सब मैंडिबल, यानी कि जो हमारे आगे के जो दांत होते हैं नीचे वाले जबड़े में, मैंडिबल वाले में, तो वहाँ अगर हम टंग से सक करेंगे तो लार का स्त्राव होता है। तो ये कौन सी लार है, सब मैंडिबल ग्लैंड्स। सल्वायरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी। अगर सलाइवा की बात करें तो हमें इसमें देखने को मिलेगा वाटर, म्यूकस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक, ये चीज़ें हमें सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें आगे एंजाइम्स की बात करें, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में हमें एंजाइम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। हाँ, एंजाइम्स की बात करें तो हमें इसमें 2 प्रकार के एंजाइम देखने को मिलेंगे। एक तो लाइसोजाइम
एंजाइम, दूसरा एमाइलेज एंजाइम। जो एंजाइम होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि हमारे भोजन के साथ आई हुई हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, या हमारे शरीर में जो हानिकारक जीव होते हैं, हानिकारक बैक्टीरियल फंगल वगैरह जो जब भी जाते हैं भोजन के साथ या कुछ भी सामग्री के साथ जाते हैं, खाने के फूड के साथ, उनको नष्ट करने का काम कौन करते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज एंजाइम ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। देखो होता है क्या है कि जो स्टार्च होती है, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? एमाइलेज एंजाइम। क्योंकि स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की एक चेन ही होती है। हम जो भी भोजन करते हैं वो एक तरह से ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसे अपन बोलते हैं, ग्लूकोज की एक चेन होती है जिसे एमाइलेज माल्टोज में बदलता है। माल्टोज कैसा होता है? मीठा होता है। फिर भी हमें एक बार इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें तो हमें एक बार रोटी चबा के देखें, थोड़ी देर चबाते रहे तो उसके बाद कुछ समय पश्चात वही रोटी हमें मीठी या मीठापन लगने लगता है उस रोटी में। क्यों? क्योंकि वह स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होने लगता है या फिर हो जाता है। इसके अलावा 30% स्टार्च का डाइजेशन यही बकल कैविटी में हो जाता है। और माल्टेज में 2 ग्लूकोज की चेन होती है, और यहाँ पर जो ग्लूकोज की चेन होती है वह टूट कर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स के कार्य की बात करें तो क्या है? सॉफ्ट द फूड, भोजन को सॉफ्ट करने का कार्य करेगी। इसके अलावा टेस्टिंग फूड इन हेल्प्स, यानी कि स्वाद के लिए हेल्प करेगी। किल्स बैक्टीरिया, भोजन में आए जो भी हानिकारक बैक्टीरियल को मारने का कार्य करेगी। डाइजेस्ट स्टार्च, और इसके अलावा स्लाइवा प्लस फूड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इस संरचना को बोलस बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में